ये आप क्या कह रहे हो? मैं अपने घर को वृद्धाश्रम नहीं बनने दूंगी। ये घर आपका ही नहीं है, इस पर मेरा भी बराबर का हक है और मेरे बाद मेरे बच्चों का भी हक है। जब ईश्वर ने हमें 2 बेटे दिए हैं तो हम उनका हक नहीं छीन सकते हैं। वो दोनों हमारी बुढ़ापे की लाठी है, हमारा सहारा है। जब हम अपना घर ही उन्हें नहीं देंगे तो वो हमारी सेवा क्यों करेंगे? सुधा, तू समझती क्यों नहीं है? अरे लाखों की कोठियों के मालिक भी अकेले पड़े हैं। उनकी संतान उन्हें साथ में रखना ही नहीं चाहती है। कहती है आपका पैसा अपने पास रखो, हमारे पास आपके लिए समय नहीं है। कल को बुढ़ापे में अकेले रहना पड़ेगा, तब तुझे मेरी ये बात याद आएगी। आज ही हमें अपने कल की तैयारी करनी होगी, तभी तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। बुढ़ापे में अकेलापन सबसे बड़ी बीमारी है। बूढ़ों के साथ कोई भी बैठना या बात करना नहीं चाहता है। नारायण जी ने अपनी पत्नी सुधा को समझाया, आप कुछ भी कहते रहते हो, पर मैं ये प्रस्ताव नहीं मानूंगी। मेरे दोनों बेटे तो हीरा है और वो अपने माता पिता की बुढ़ापे की लाठी है। मुझे अपने बच्चों, अपनी परवरिश, अपने दिए गए संस्कारों पर पूरा भरोसा है। हमारे बच्चे तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। आप पार्क जाना ही छोड़ दो, बेकार लोगों से मिलते हो और अपने ही बेटों पर भी शक करते रहते हो। सब बच्चे एक जैसे थोड़ी होते हैं। मेरे तो दोनों बेटे मेरे ऊपर जान देते हैं। अभी तो देते हैं, पर जब दुख तकलीफ आती है तो अपने ही दूर हो जाते हैं। अच्छा है तुझे भरोसा है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि तेरा भरोसा कभी भी ना टूटे। नारायण जी ने कहा। पुरानी बातों को याद करके सुधा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह आज अपने पति नारायण जी को बहुत ही याद कर रही थी। आज के ही दिन 1 साल पहले उनका निधन हुआ था। वो उसे समझाते ही रहे, पर सुधा ने उनकी एक भी बात नहीं मानी और अपनी ही जिद पर अड़ी रही। आज जब उनका विश्वास बुरी तरह से टूट चुका है तो सुधा जी खुद भी मन से टूट गई है। उनकी आंखों से अब बात बात पर आंसू बहने लगते हैं और पुरानी बातें दिमाग में घूमती ही रहती है। नारायण जी और सुधा जी का ब्याह जब हुआ था तो दोनों नासमझ थे। 21 के बाद उनका गौना हुआ। सुधा जी ज्यादा पढ़ नहीं पाई थी और नारायण जी नौकरी करते थे, पर उनकी बहुत इच्छा थी कि उनकी पत्नी थोड़ा पढ़ लिख जाए ताकि भविष्य में वो किसी पर निर्भर नहीं रहे। सुधा जी को परीक्षा दिलाने और पढ़ाने के लिए वो पूरे परिवार से लड़ गए थे। दादी और माँ ने समझाया भी था कि अब पढ़कर क्या करेगी, अब तो ब्याह हो गया है, पर उन्होंने सुधा जी की पढ़ाई पूरी करवाई और बच्चे भी बाद में किए। नारायण जी के समझदारी भरे फैसले के बाद सुधा जी माँ बनी और उन्होंने एक एक करके 2 बच्चों को जन्म दिया। वो उन्हें खुद ही पढ़ाती थी और उनकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखती थी। अपने बच्चों की परवरिश में सुधा जी अकेले ही लगी रहती थी। नारायण जी को तो अब इतना समय ही नहीं मिलता था। अपनी नौकरी और घर के राशन पानी और सब्जी की व्यवस्था नारायण जी खुद ही करते थे। सुधा जी केवल घर का काम और बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। दोनों बच्चे नितिन और जतिन बड़े हो रहे थे। नारायण जी खुद नौकरी करते थे तो वो चाहते थे कि उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर नौकरी कर लें ताकि उनका भविष्य सुधर जाए। उनका भविष्य बनाने के लिए वो देर रात तक काम करने लगे। उसका मेहनताना अलग से मिलता था। सुबह जल्दी घर से जाते थे तो बच्चे सोते हुए मिलते थे। रात को देर से घर आते थे तो भी बच्चे सोते हुए मिलते थे। दोनों बच्चे पिता से ज्यादा माँ के ही करीब थे, क्योंकि उनकी पढ़ाई और देखरेख सब सुधा जी की ही जिम्मेदारी थी। 10वीं पास करने के बाद नितिन ने शहर के ही अच्छे स्कूल में पढ़ने की इच्छा जताई। अपने बजट से बाहर था, फिर भी दोनों ने बच्चे की इच्छा और भविष्य को देखते हुए उसमें उसका दाखिला करवा दिया। वहां के बच्चों के साथ रहकर नितिन रोज नई मांग करने लगा। तू तो वहां पढ़ने गया है और ये खर्च भी हम किसी तरह से कर रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी है।
तो फिर हम बाकी खर्चे और शौक कहां से पूरे करेंगे? सुधा जी ने उसको कई बार समझाया और वो उसे सही दिशा की ओर ले आई। फिर नितिन ने पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दिया और उसके स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर आए। फिर उसे स्कॉलरशिप मिलने लगी, जिससे उसने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। बाद में नितिन बैंक में मैनेजर बन गया। वहीं जतिन उससे 4 साल ही छोटा था। वो भी पढ़ाई में होशियार था। उसकी इच्छा थी कि वो कॉलेज में प्रोफेसर बने और बच्चों को शिक्षित करे। उसने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और वो भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। माता पिता दोनों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब बच्चे अपने पैरों पर खुद ही खड़े हो जाते हैं। नितिन की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई और जतिन भी अपने मनपसंद कॉलेज में पढ़ाने के लिए चला गया। बच्चे साथ में होते हैं तो बहुत कुछ करने के लिए होता है। बहुत से काम होते हैं जो अधूरे होते हैं। बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी करते करते माता पिता कब बूढ़े हो जाते हैं उन्हें भी पता नहीं चलता है। इस बुढ़ापे का एहसास अकेले रहकर ही आता है। अब सुधा जी एकदम खाली हो गई। यूं लगा कोई घर में काम ही नहीं है। नितिन के लिए अब रिश्ते आने लगे। शालिनी स्वभाव से सरल और घरेलू लड़की लगी और शालिनी घर की बड़ी बहू बनकर आ गई। बहू के आने से उन्हें सुकून मिला कि बहू आई तो घर संभाल लेगी। लेकिन ये क्या, शादी के 4 दिन बाद ही नितिन पत्नी को लेकर चला गया कि उसे बैंक से ज्यादा छुट्टी नहीं मिली है और खाने पीने की परेशानी होगी। बहू को तो जाना ही था। तू व्यर्थ का मोह ना रख, बेकार ही रो रो कर हाल बुरा कर रखा है, सुधा जी को उनके पति ने समझाया। कुछ साल बाद जतीन की शादी पूनम से की। वो तो 2 दिन भी नहीं रुका क्योंकि कॉलेज में परीक्षाएं शुरू होने वाली थी और उसका वहां जाना जरूरी था। पूनम यहाँ अकेली क्या करेंगी? जतीन भी अपनी पत्नी को लेकर चला गया। सुनो जी, मेरा मन नहीं लग रहा है। कुछ दिनों के लिए बड़ी बहू के पास रहने चली जाओ, मुन्ने को भी खिला लूंगी। नारायण जी को तो छुट्टी नहीं मिली। उन्होंने अपनी कंपनी की कैंटीन में खाने का प्रबंध किया और सुधा जी बड़े बेटे के घर चली गई। वहां सबकी व्यस्त दिनचर्या थी। शालिनी उन्हें रसोई में जाने ना देती थी और अपने हिसाब से खाना बनाकर रख देती थी। सुधा जी को हल्की खांसी थी तो वो मुन्ने को गोद में नहीं ले सकती थी। हालांकि ये खांसी एलर्जी की थी जो शहर की धूल मिट्टी से हुई थी। अपने ही पोते को लाड करने के लिए तरस जाती थी। सुधा जी वहां रहकर यही महसूस करती थी कि ना तो नितिन के पास उनके लिए समय है, ना ही बहू के पास। उनकी अपनी ही दुनिया परिवार था और वो उस परिवार में नहीं आती थी। दिन भर घर में बैठकर ऊब गई थी। इतने दिनों में बेटा बहू ना तो कहीं बाहर घुमाने ले गए थे और ना ही साथ बैठते थे। उनका रहना ना रहना बराबर ही था। वो वापस अपने ही घर आ गई। कुछ समय बाद उन्होंने जतीन के यहाँ जाने की सोची। वहां वे दोनों ही अचानक से गए थे। अरे माँ पापा, आप यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? कम से कम एक फोन तो कर देते। सुधा जी को लगा कि उनके जाने से जतीन खुश हो जाएगा, पर इसका उल्टा ही हुआ। जतीन और पूनम के चेहरे पर तनाव आ गया। आज शाम को हमारे दोस्त के घर पार्टी है, ये कहकर दोनों निकल गए। दोनों भूखे रहे और सोचा बहू आकर खाना बना देगी। पर जब रात के 10 बज गए तब वो दोनों आए और पूछा तक नहीं कि खाना खाया या नहीं। अपने बेटे की करतूत देखकर दोनों अगली सुबह ही वापस अपने घर पर आ गए। बेटों का इस तरह का व्यवहार देखकर मन परेशान था। नारायण जी ने तभी कहा था, कभी मैं चला जाऊंगा तो सुधा तू अकेली कैसे रहेगी? बेटों के यहाँ रहकर उपेक्षा सहने से अच्छा है हम अपने बड़े से घर में ही और लोगों को भी आश्रय दे देते हैं। हमारा भी मन लगा रहेगा, बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। पर फिर भी पुत्र मोह में जकड़ा उनका मन ये सब मानने को तैयार ही नहीं था। उन्हें लगता था कि उनके बेटों को समय आने पर समझ आ जाएगी। आज नहीं तो कल उनका व्यवहार उनके प्रति बदल ही जाएगा।
आखिर अपने खून का हक वो किसी और को ऐसे ही नहीं दे देंगे। नारायण जी समझाते रहे। एक दिन वो सुबह दूध लेने गए थे, पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी और वहीं उनका निधन हो गया। दोनों बेटे और बहू भी आ गए, सारे कर्म कांड हो गए। अब माँ, आप हमारे साथ में रहोगी? जब दोनों बेटों के मुंह से सुना तो सुधा जी खुश हो गई। देखो, मैंने कहा था ना, मेरे दोनों बेटे ही मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। वो मन ही मन जैसे अपने पति से बात कर रही हो। माँ, आप 1 महीने मेरे यहाँ पर रहेगी और दूसरे महीने बड़े भैया के यहाँ पर रहेगी। इस तरह हर महीने हम लोगों को आपका प्यार मिलता रहेगा। सुधा जी समझ नहीं पाई। पति के गम में डूबी वो बेटों के साथ तो चल दी, पर हर महीने एक बेटे के घर से दूसरे बेटे के यहाँ पर आना जाना उन्हें अखरने लगा। वो एक बेटे के यहाँ पूरी तरह से रह भी नहीं पाती कि अगला महीना शुरू हो जाता। उन्होंने महसूस किया कि उनका आना किसी को खुशी नहीं देता था, ना ही उनके जाने से किसी को कोई फर्क पड़ता था। 1 साल में उनकी बुरी हालत हो गई। समय से पहले वो और भी वृद्ध दिखने लगी। उनके चेहरे से हंसी गायब हो गई। जो बन गया वो खा लो, उनसे उनकी पसंद भी पूछी नहीं जाती थी। वो घर के कोने में रखी एक रद्दी के बोरे के समान थी, जिन्हें हर महीने बस इधर से उधर रख दिया जाता था। 1 साल भी निकल गया। आखिर उन्हें एक दिन अपने घर की याद आई और उन्होंने अपने घर जाने की इच्छा जताई। माँ, आप उस घर को भूल जाओ। इतने दिनों से भैया उसी काम में लगे हुए हैं। हमने पेपर्स तैयार करवा लिए हैं। बस आप अपने हस्ताक्षर कर दो, हम घर बेच देंगे और उन पैसों को दोनों भाई रख लेंगे। आखिर अब आपका खर्चा भी तो हम पर आ गया है। जतिन के मुंह से ये बात सुनकर सुधा जी जहर के कड़वे घूंट भी पी गई। तभी नितिन भी बोला, हाँ माँ, बस आपको हस्ताक्षर ही करने हैं। पता नहीं पापा आपको सारी जायदाद क्यों सौंप गए। आखिर में तो वो जायदाद हम दोनों भाइयों को ही मिलनी है। बेकार ही इतनी औपचारिकता करनी पड़ी। मैं इन कागजों पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी। ये मेरी जायदाद है, मेरा घर है और मैं ये तुम दोनों को देना नहीं चाहती हूँ। माँ के मुंह से ये सुनकर दोनों भाई आश्चर्यचकित रह गए। तुम दोनों के पापा ने मुझसे एक बात कही थी, एक सलाह दी थी। वो दूरदर्शी थे, वो तुम दोनों को पहचान गए थे। याद है नितिन, एक बार तू गलत राह पर चलकर जिद करने लगा था और अनाप शनाप पैसे खर्च करने लगा था। तब मैंने तुझे समझाया था और तूने फिर सही दिशा चुन ली थी। पर अभी तो तेरे पास मुझसे बात करने का ही समय नहीं है और तुझे मैं समझाना भी चाहूंगी कि तू गलत कर रहा है तो तू समझेगा भी नहीं। मैं अपने घर में एक वृद्धाश्रम खोलूंगी, जहां मुझ जैसे बेसहारा लोगों को सहारा मिलेगा, जहां वो लोग खुलकर जी पाएंगे, अपनी तरह से रह पाएंगे। बेटे बहू से जो मानसिक प्रताड़ना मिलती है वो असहनीय होती है। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ में ये व्यवहार करेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। मैं कल सुबह यहाँ से जा रही हूँ और मैंने अपने कुछ परिचितों से बात भी कर ली है। हम सब मिलकर वहीं एक साथ रहेंगे, मिलकर अपना बुढ़ापा बिता लेंगे। तुम लोगों के साथ रहकर रोज अपमान सहने से अच्छा है स्वाभिमान की 2 सूखी रोटी खाने को मिल जाए। ये सब करना आसान नहीं होगा, पर असंभव भी नहीं है। सुधा जी ने अपना सामान बांधा और अपने बेटे का घर छोड़ दिया। दोनों बच्चे माफी मांगते रहे क्योंकि उनके हाथ से जायदाद निकल रही थी। तुम दोनों अपना परिवार संभालो, मेरा गुजारा तेरे पापा की पेंशन से हो जाएगा। सुधा जी अपने लक्ष्य की ओर चल दी। अपने घर पहुंचकर उन्होंने अपने घर को नारायण वृद्धाश्रम नाम दिया। उसमें धीरे धीरे करके काफी लोग आने लगे। लोग आकर कई तरह से मदद करने लगे। अब सुधा जी के वृद्धाश्रम को कई और सामाजिक संस्थाओं ने भी आर्थिक सहयोग किया। सुधा जी ने अपने साथ ही बाकी लोगों को भी सहारा दिया। दोस्तों, जिन बच्चों को माता पिता पाल कर बड़ा करते हैं, खून पसीने की कमाई लगा देते हैं, वे ही बच्चे बड़े होकर उन्हें बोझ समझते हैं और उनकी उपेक्षा करते हैं। ऐसे बच्चों को सबक सिखाना जरूरी होता है। इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं? आपके विचारों और सुझावों को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।